दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, ये पेपर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो इस प्रीवियस पेपर को आप ज़रूर देखें ध्यान से। साथियों, ये पेपर 13 नवंबर 2018 का पेपर है और 2018 के बाद इसमें वैकेंसी अब आई है। तो ये एक तरह से रिसेंट पेपर ही समझ सकते हैं जो भर्ती से जुड़ा हुआ है। लास्ट तक ज़रूर देखना। साथियों, इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर मैं ये कहूँ कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कंट्रोल और सिग्नल से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हटकर है, तो उन क्वेश्चन को अपन स्किप करेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखना। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप ऑफिशियल हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का, आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वोल्टेज वी इंड्यूस इन द कॉइल विद एन टर्न्स मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, यानी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार जो इंड्यूस वोल्टेज वी होता है जहां कॉइल में टर्न एन और फाई फ्लक्स हो, तो क्या फॉर्मूला रहता है। साधारण सा फॉर्मूला है, उम्मीद करूंगा ये सवाल तो आपको भी आता होगा। फ्लक्स में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय इंटू टर्न की संख्या होता है। हालांकि अब इसमें माइनस का निशान जरूर लगाते हैं, वो फॉर्मूले में दिया हुआ नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, v बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। अगला देखिए सवाल दोस्तों, ये किरचॉफ के वोल्टेज नियम पर आधारित है। कैलकुलेशन आपको करनी होगी। 8 ओम की इस शाखा में धारा पूछी है। देखिए इसमें धारा दो तरफ से आएगी, 5 वोल्ट की तरफ से भी आएगी और 3 वोल्ट की तरफ से भी आएगी। आपको I1 और I2 दो करंट निकालनी होगी और उन दोनों करंट को जब आप जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि सबसे पहले हम 5 ओम की तरफ से चलते हैं, I1 मान लेंगे। 3 वोल्ट की तरफ से चलेंगे तब अपन इसको I2 मान लेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब भी सोर्स में माइनस का निशान पहले आ जाता है तो वोल्टेज प्लस की होती है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यानी आपका माइनस का निशान प्लस से पहले आ जाता है तो हमें इस ईएमएफ वाले सोर्स को क्या करना है, अपन इसको माइनस का 5 वोल्ट लेकर चल सकते हैं। यानी माइनस का 5 वोल्ट प्लस 2 ओम, इसमें धारा मान लीजिए I1 चलेगी तो I1 प्लस 8 ओम वाला जो आएगा इसमें धारा 2 चलेगी, I1 प्लस I2। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये समीकरण अपनी 0 हो जानी चाहिए। तो अब इस -5 को यदि आप ट्रांसफ़र करते हैं बराबर के बाद तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 2I1 होगा प्लस 8I1 प्लस 8I2 बराबर 5 वोल्ट हो जाएगा। I1 को जोड़ेंगे तो आपका 10I1 प्लस 8I2 बराबर 5 बनेगा। एक समीकरण आपके सामने दोस्तों ये आएगी। इसी तरह से दूसरी समीकरण आपको 3 वोल्ट के साथ लेनी है। 3 वोल्ट वाले को दोस्तों जब आप लेंगे तो ये पहले आपका प्लस का आ जाएगा, तो 3 वोल्ट प्लस का होगा प्लस 4I2, क्योंकि इस ओर से चलने वाली धारा को I2 मानेंगे, प्लस 8I1 प्लस I2 बराबर 0। ये आपकी समीकरण सेकंड बनेगी। तो देखिए 3 को यदि आप बराबर के बाद ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और 4I2 प्लस 8I1 प्लस 8I2 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। आप जब कैलकुलेशन देखेंगे तो 8I1 प्लस 12I2 बराबर माइनस का 3, ये समीकरण नंबर आपकी 2 बनेगी। दोस्तों जब इन दोनों समीकरणों को रख करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका I1 करंट जो आएगा वो 1.5 एम्पियर आएगा और I2 जो आएगा वो आएगा दोस्तों माइनस का 1.25 एम्पियर। अब देखो प्लस का 1.5 और माइनस का 1.25, जब आप फाइनल उत्तर करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0.25 एम्पियर। दोनों समीकरण मैंने आपको बता दी। I1 I2 का मान आप निकालना ज़रूर, और जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा -2.5 एम्पियर का। आगे देखिए सवाल पूछा कि जब किरचॉफ का धारा नियम अप्लाई करेंगे तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा। आने वाली जो धाराएं होती है उनको प्लस की कर दो और जाने वाली को माइनस की कर दो, उत्तर आ जाएगा। देखो I1 जो है वो प्लस का है, फिर I2 बाहर जा रहा है इसलिए माइनस कर देंगे, यानी I1 माइनस I2। फिर देखिए I3 जंक्शन की तरफ आ रही है तो प्लस का 3 कर देंगे। देखो I1 जो जंक्शन की तरफ आ रही है प्लस की होगी और I2 जो जंक्शन से दूर जा रही है माइनस की होगी। फिर I3 देखिए जंक्शन की तरफ आ रही है, I4 जंक्शन की तरफ आ रही है
और I5 वहाँ से जा रही है। ये बनेगी कंप्लीट इक्वेशन अपनी, यानी I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 और इक्वल टू 0। ये आपका ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा है कि L1 और L2 दो कॉइल है जिनका इंडक्टेंस दिया हुआ है। चुंबकीय परिपथ में कुल प्रेरकत्व निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। देखो दोस्तों, ये है एक तरह से समांतर कॉइल, ठीक है, और इसको बोलते हैं डॉट कनेक्शन। अब इसके एक्चुअल में कोई ऑप्शन यहाँ पर दिए ही नहीं है। वास्तव में इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको चारों फॉर्मूले बताता हूँ एक एक करके। देखो दोस्तों, इस सवाल में कहीं भी हमें ये नहीं बताया कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं कि समांतर में, ठीक है, बराबर रखे हुए, दोनों के बीच में कोई विद्युतीय कनेक्शन है ही नहीं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डॉट कनेक्शन में 4 सवाल किस तरह से आते हैं। जब दो कॉइल सीरीज में हो और एक दूसरे के विरोधी फ्लक्स उत्पन्न करती हो, तब टोटल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस 2M, जब विरोधी स्वभाव के हो। जब सहयोगी स्वभाव के हो तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये तो होता है श्रेणी क्रम का। जब समांतर में दो विरोधी स्वभाव के हो तो फॉर्मूला होता है L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वेयर बटे L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है। और जब समांतर में सहयोगी स्वभाव के होते हैं तो ऊपर प्लस का आ जाता है, बाकी नीचे फॉर्मूला सेम रहता है। ये चीज़ें इसमें ये रहती है। अब देखो, यहाँ तो अपन को ये बताया नहीं इसने कि सहयोगी स्वभाव के है कि किस तरह से है। देखो, दोनों के बीच में सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन है, कोई वैद्युतिक कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इनको सहयोगी स्वभाव का मानते हुए L1 प्लस L2 प्लस 2M वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर कर देंगे। आगे देखो, परिपथ में धारा सोर्स के द्वारा आपूर्तित या अवशोषित विभव P4 का मान ज्ञात करें। यानी ये देखिए, वैसे भी ध्यान रखें, इस तरह से ये ब्रिज की आकृति में बॉक्स दिया हुआ हो ना, इसको करंट सोर्स मानते हैं हमेशा। ये वोल्टेज सोर्स है और ये रजिस्टर है, ठीक है। देखो, वोल्टेज सोर्स का जो 20 वोल्ट है ना, वो 12 वोल्ट और 8 वोल्ट इन दोनों के द्वारा मिलकर के कंजप्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। और इनमें से अगर अपन देखें तो 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में 8 वोल्ट वाला है, इसमें वास्तव में 6 एम्पीयर करंट आ रही है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये जो 6 एम्पीयर की करंट है, ये इस करंट सोर्स में से भी होकर के निकलेगी, क्योंकि ये एक लूप बनता है इस करंट सोर्स के लिए, ठीक है ना। देखो, 6 एम्पीयर की धारा इसके लिए है और 0.2 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। आई स्क्वायर इंटू आर कर देना, उत्तर आएगा लगभग 7.8 वोल्ट, ठीक है। 7.2 वोल्ट आएगा, और 7.2 वोल्ट जो है ये करंट सोर्स है, इसलिए ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ना कि कंज्यूम करेगा। अगर रजिस्टर होता तो कंज्यूम करता, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सिग्नल और सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस का। आगे जो दोस्तों सवाल है वो है कि मंथली रीडिंग ऑफ कंज्यूमर मीटर, एक उपभोक्ता के मीटर का मासिक रीडिंग दिया हुआ है, जिसमें अधिकतम मांग 50,000 वाट है। एनर्जी जो कंज्यूम हुई वो 36,000 यूनिट है। रिएक्टिव पावर जो हुई वो 24,000 kVAR है। औसत भार और औसत प्रतिघाती शक्ति की गणना करनी है। देखो, औसत भार जो है उपभोक्ता की मांग के यानी कंज्यूम की गई शक्ति के अनुसार होगा और रिएक्टिव पावर का होगा। इतना सा ध्यान रखना है कि यह महीने का दिया हुआ है, इसलिए 30 दिन और 24 घंटे की औसत निकाली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब भी एक मासिक औसत का सवाल आता है ना, तो आपको क्या करना है, एक माह में जो एनर्जी कंज्यूम होती है kWh, उसमें भाग देना होता है 30 इंटू 24 का, ठीक है। तो देखो, 36,000 kWh है, इसमें आपको 24 इंटू 30 का भाग देना है, लगभग उत्तर आएगा अपना 50 किलोवाट। ये एनर्जी जो है वो पर डे कंज्यूम मानी गई पर घंटे। और रिएक्टिव पावर की अगर बात करें तो वो 24,000 है, इसमें भी आपको 24 इंटू 30 का भाग देना है, ये लगभग 33.33 kVAR आएगा। उत्तर आपका डी हो जाएगा 50 किलोवाट, और 33.33 kVAR जो है वो औसत रहेगा। आगे दोस्तों, ये लेप्लास समीकरण और सिग्नल के कुछ सवाल है जिनको अपन स्किप करेंगे, और अब बात करेंगे चौथे सवाल पर जो टैरिफ से संबंधित है। वो कहता है कि एक उपभोक्ता के उच्चतम मांग और उसके द्वारा कंज्यूम की गई यूनिट के आधार पर दो तरीके से हमने उससे टैरिफ वसूला है, तो ये कौन सा टैरिफ कहलाता है। दोस्तों वास्तव में जो टैरिफ है वो 14 से 15 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए मैं आपको वो चारों करा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 2 पार्ट टैरिफ के बारे में। ये होता है कि हम उस कंज्यूमर से 2 तरह से विद्युत का शुल्क लेते हैं। पहला होता है फिक्स चार्ज और दूसरा होता है रनिंग चार्ज। यानी हम ये जो उपभोक्ता के भार पर डिपेंड करता है, स्थिर व्यय जो होता है यानी फिक्स को चार्ज, ये उपभोक्ता के लोड पर डिपेंड करता है, संयोजित भार पर निर्भर करता है। ये साल भर में स्थिर व्यय के अनुसार देखा जाता है, चाहे विद्युत ऊर्जा की खपत करे
या ना करें। यानी आपने देखा होगा स्थायी शुल्क के नाम से बिल में लिखा हुआ आता है ये। और दूसरा होता है आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम की वो। तो अपने जिस तरह से लिया जाता है वो टू टैरिफ ही होता है। कभी भी बिल को देखना, उसमें फिक्स कॉस्ट के नाम से 200 400 कितने भी रुपए लिखे होते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के नाम से लिखे होते हैं। ये तो होता है टू टैरिफ प्रकार का। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है कि इस प्रकार के टैरिफ में अग्रिम खंड क्रमों में विद्युत ऊर्जा की दर घटती है। यानी जब एनर्जी कंजप्शन बढ़ता है ना, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो होती है वो घट जाती है। मतलब अगर कम यूनिट कंज्यूम करोगे तो बिल ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे तो बिल कम आएगा। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से होता है। यानी टोटल कॉस्ट इस तरफ होती है, एनर्जी कंजप्शन इस तरफ से होता है, और ये ग्राफ यूँ घटता है, नीचे की तरफ आता है। उसके बाद दिया फ्लैट रेट। तो ये होता है साधारण सा फ्लैट रेट, कि इस प्रकार के टैरिफ में हम विभिन्न उपभोक्ताओं से अलग अलग दर पर ऊर्जा मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए शुल्क उसके भार और डाइवर्सिटी गुणक के आधार पर निश्चित किया जाता है। और सिंपल टैरिफ जो होता है ये सीधा सीधा होता है कि उसमें ऊर्जा लागत जो है वो व्यय की गई ऊर्जा की यूनिट से निर्धारित करते हैं। यानी इसमें रेट जो होती है वो प्रत्येक KWH के आधार पर तय करते हैं। तो ये सिंपल रेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सवाल है कि चालक का इकोनॉमिक साइज जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। तो ये हम केल्विन के नियम से निर्धारित करते हैं। ये सवाल मैंने पहले करवाया हुआ है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है, तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है दोस्तों। और रनिंग कॉस्ट फ्यूल ट्रांसमिशन जो है वो सबसे कम कॉस्ट किस में होता है। देखिए ईंधन का परिवहन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसमें हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। वहाँ पर जो डैम होता है वो किसी नदी या नहर पर ऑलरेडी होता है, तो वहाँ ऑटोमेटिक हमारे पास पानी की व्यवस्था होती है। सीरीज मोटर है जिसमें सेचुरेशन अवस्था को नगण्य मानना है, और धारा 10 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर तक बढ़ जाती है। बताओ टॉर्क में कितनी वृद्धि होगी। देखो भाई 10 की स्क्वायर करो कितना आया 100, और 12 की स्क्वायर करो कितना आया 144, कितना बढ़ गया 44% की वृद्धि हो गई। 44% टॉर्क में वृद्धि हो गई, या यूँ कह सकते हैं कि पहले 100 था तो अब 144 हो गया। प्राइमरी ट्रांसमिशन कैसी होती है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों 3 फेज़ 3 वायर के आधार पर ही होती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 फेज़ 4 वायर के आधार पर होता है। भारत में 3 फेज़ 5 वायर कोई सप्लाई लाइन है ही नहीं, और सिंगल फेज सप्लाई जो घरेलू उपभोक्ता को देते हैं वो 1 फेज और 2 तार की होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है जिनको स्किप करेंगे जो लेप्लास समीकरण और इन पर आधारित है, जिनको अपन ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है दोस्तों। आ जाइए, ये सवाल अच्छा है, एनर्जी मीटर वाला है। एक एनर्जी मीटर की डिस्क जो है वो 10 चक्कर 100 सेकंड में काटती है जब लोड 450 वाट का है। बताइए चक्र प्रति KWH इसका नियतांक कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को कैसे हल करना है आप इसको समझ सकते हैं। देखो करना क्या होगा आपको, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम KWH को वाट सेकंड के अंतर्गत लेकर आना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो वाट सेकंड जो है उसको KWH में हम बदल सकते हैं। 36 × 10⁶ वाट सेकंड और 1 KWH एक ही बात होती है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 100 सेकंड और 450 वाट का लोड 10 चक्कर लेता है। मतलब क्या बना, मतलब ये हुआ कि अगर अपन देखें तो 45,000 वाट सेकंड जो है इसके बदले में होते हैं 10 चक्कर। ठीक है दोस्तों, तो 1 वाट सेकंड का अगर अपन देखना चाहें तो कितना बनेगा 10/45,000। हमें कितने का देखना है, KWH का देखना है। KWH का मतलब होता है 36 × 10⁶ वाट सेकंड। तो इसको 36 × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये कैलकुलेशन दोस्तों आप करेंगे ना तो उत्तर आएगा 800 चक्कर प्रति KWH। उत्तर अपन कर देंगे इसका बी। मिलान जरूर कर लेना क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है। सवाल दिया एक ऐसा लॉजिक गेट है जो 0 या निम्न की आउटपुट तब देगा जब इसके सभी इनपुट 1 हो। देखो भाई एंड गेट के सभी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 होता है, और गेट के सभी इनपुट 1 होने पर भी आउटपुट 1 होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सभी इनपुट 1 इसके अगर है तो ये आउटपुट में है ना। अब इसने ध्यान देना है यहाँ पर केवल तब लिखा है सर, ठीक है, यानी 1 या सभी इनपुट अगर 1 हो तो इसके लिए नोर गेट आ जाएगा। कैसे, क्योंकि और गेट जो है इसके आगे नोट लगा हुआ है। अगर 0 और 1 है तब भी और गेट का आउटपुट 1 है, और नोर गेट क्या करेगा इसका रिवर्स कर देगा, 0 हो जाएगा। जबकि नैंड गेट में जो 0 आएगा वो तब आएगा जब दोनों इनपुट 1 1 होते। अगर एक इनपुट इसका 1 है और एक 0 है ना,
तो एंड गेट का आउटपुट भी 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, सॉरी, एंड गेट का आउटपुट 1 होगा। और आगे दोस्तों जो सवाल पूछा है वो है कि सीरीज सर्किट के इक्विवेलेंट कौन सा गेट है। तो एंड गेट सीरीज के जैसा है, और गेट समांतर के जैसा है। और KWH मीटर किस में आता है? देखो वैसे तो इसके सारे ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। एनर्जी मीटर जो है ये वाट घंटा मीटर बोल सकते हो इसको। इंटीग्रेटिंग मीटर समाकलन यंत्र की श्रेणी में आता है, लेकिन वैसे अपन अगर देखें तो ये एक रिकॉर्ड के तौर पर रखता है, इसलिए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में इसको डाल सकते हैं। हालांकि सही नहीं है, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे आप कर सकते थे इसमें। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि ABC तीनों इनपुट किस प्रकार हो कि यहाँ पर आउटपुट इकाई मिले। देखो ये और गेट है और ये एंड गेट है, राइट। तो इसका मतलब सीधा सही हो गया कि एंड गेट का आउटपुट 1 तब होता है जब इसके यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, यानी इसका C जो है वो 1 होना ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि C का 1 जो है वो 1 में ही दिया हुआ है, बाकी सब में देखो C 0 0 है ना। तो ये शॉर्ट तरीका भी अपना सकते थे, लेकिन पूरा तरीका देखो। और गेट में आउटपुट 1 कब मिलेगा? जब दोनों में से कोई एक 1 हो, यानी 0 1 1 ये कंडीशन चल सकती थी, 1 0 1 ये चल सकती थी, 1 1 1 ये कंडीशन भी चल सकती थी। टोटल 3 कंडीशन थी इसकी, लेकिन हम देख रहे हैं कि C में 1 1 में दिया हुआ था, इसलिए ये इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। और आगे जो दोस्तों सवाल पूछा है वो है डायक जो है सामान्यतः कहाँ उपयोग में लेते हैं। तो ये SCR और ट्राइक की ट्रिगरिंग करने के काम आता है। 5 परत वाली द्विदिशीय युक्ति कौन सी है? तो ट्राइक में 5 परतें होती है और द्विदिशीय युक्ति भी है, ट्रिगर होने के बाद दोनों दिशाओं में चलती है। 4 क्वाड्रेंट में प्रचालन होने वाली मोटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पूछा है। ठीक है ना, तो इसका तीसरा क्वाड्रेंटर कैसा माना जाता है? देखो ध्यान से सुनिएगा इसको। जो तीसरा क्वाड्रेंट है ये रिवर्स मोटरिंग कहलाता है। यानी पहला जो है ये होता है मोटर का फॉरवर्ड मोटरिंग में, फिर होता है फॉरवर्ड इसका ब्रेकिंग में, यानी फॉरवर्ड में मोटर को रोकना, फिर रिवर्स में मोटर को चलाना, फिर रिवर्स में मोटर को रोकना। और SCR को हम कैसे संचालित करते हैं? तो एनोड और कैथोड के बीच में विभवांतर देकर गेट की ट्रिगरिंग करवाते हैं। यानी एनोड और गेट दोनों पर पॉजिटिव देते हैं, गेट ट्रिगरिंग होता है और ऑपरेट होता है। आदर्श वोल्टेज रेगुलेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है तो 0 होता है। और SCR में जो उसको चालन में मेंटेन रखे उसको होल्डिंग करंट के नाम से जाना जाता है। और इससे अधिक एक धारा होती है उसको बोलते हैं लेचिंग करंट। जिनर डायोड को जब वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं तो हमेशा कैसे लगेगा? रिवर्स बायस में। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। SCR में जो अपन ट्रिगरिंग सामान्यतः काम में लेते हैं वो कौन सी है? तो सबसे अधिक गेट ट्रिगरिंग जो है वो SCR की मैक्सिमम अपन काम में लेते हैं। DC शंट मोटर के लिए स्टार्टर पूछा। देखो वैसे तो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों ही होते हैं, लेकिन जब ऑप्शन हो तो 3 पॉइंट की तरफ ही जाएंगे। हालांकि 3 पॉइंट में एक दोष होता है, मोटर बिना काम की ट्रिप होती रहती है, फिर भी अपन इसी को काम में लेते हैं। आगे देखो सवाल पूछा कि ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो लो वोल्टेज साइड ही क्यों किया जाता है सामान्यतः? तो इसका दोस्तों कारण ये होता है कि लो वोल्टेज वाली साइड जो होती है इसमें करंट हाई होता है, तो ड्रास सफिशिएंटली लार्ज ऑन लोड करंट फॉर कन्वेंस रीडिंग, यानी एक अच्छी रीडिंग प्राप्त करने के लिए वो एक अधिक धारा लेगी। ड्यूअल 3 पॉइंट स्टार्टर में NVC कैसे लगी होती है, किसके सीरीज में होती है? तो दोस्तों ये उत्तर इसका गलत हो गया, शंट फील्ड के सीरीज में होती है। 3 पॉइंट स्टार्टर में NVC शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में होती है, ना कि आर्मेचर के सीरीज में। तो यहाँ पर इनका ये उत्तर गलत हो गया। आगे उसने सवाल पूछा कि ट्रांसफार्मर 100 kVA का है, 900 किलोवाट आयरन लॉस है और 1600 वाट इसका कॉपर लॉस है, किस पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी? देखो दोस्तों वैसे तो सवाल ही गलत है, 900 किलोवाट और 1600 वाट हो नहीं सकता, 900 वाट ही दिया हुआ था वास्तव में। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि दोनों हानियाँ बराबर कब होगी, यानी कॉपर लॉस जो हमारा है वो किस भार पर 900 वाट होगा, ये हमें देखना होता है। I² ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? 900/1600 और इसका स्क्वायर जब आप देखेंगे तो 3/4 आएगा। 3/4 का मतलब होता है 75%। 100 kVA वाला 75 kVA पर जब ऑपरेट होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, क्योंकि दोनों हानियाँ उससे में बराबर होगी। आगे सवाल पूछा 3 फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर सबसे बेटर होता है इसके लिए। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में 2 तरह के इंसुलेटर होते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर भी बोलते हैं और डिस्क इंसुलेटर भी बोलते हैं। ये इसके सवाल देने में थोड़ी सी गलती होगी दोस्तों, सस्पेंशन ऑप्शन की ओर ही जाएंगे हम इसमें।
और अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछा तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड इंटू 100 इसके परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। 6 पोल और 1500 आरपीएम है, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो PN/120 कर देना, उत्तर आ जाएगा 75 हर्ट्ज आपके इसका उत्तर आ रहा है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए तो ड्यूल स्टार्टर ही आएगा, जबकि बाकी सभी स्टार्टर जो है ये 3 फेज मोटर के हैं। लाइटनिंग अरेस्टर सामान्यतः कहाँ लगता है तो ये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए है, इसलिए ट्रांसफार्मर के नज़दीक ही लगेगा। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो नो डाउट मेगर आएगा, और किसी ऑप्शन में ज़रूरत ही नहीं है। और हम फील्ड फ्लक्स को परिवर्तित करके मोटर की गति बदलते हैं तो ध्यान रखना इस समय हम टॉर्क को हमेशा नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी बोला जाता है। और आर्मेचर जो वोल्टेज कंट्रोल करते हैं उसमें बोलते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव, यानी उसमें पावर कांस्टेंट रखी जाती है। स्किन इफेक्ट कहाँ पर विचारणीय है, यानी किसके स्किन इफेक्ट को हमें ध्यान में रखना होगा तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि स्किन इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्किन इफेक्ट उतना ही अधिक होगा, तो फिर हमें हाई फ्रीक्वेंसी पर कंडक्टर यूज करते समय ध्यान रखना होगा। एक सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट लेवल को कौन लिमिट करेगा, सीरीज रिएक्टर करेगा, और ये रिएक्टर जो होते हैं ये कैपेसिटर ही होते हैं, शंट कैपेसिटर और सीरीज रिएक्टर इनको बोला जाता है। और PMMC मीटर कहाँ काम में लेते हैं तो केवल DC पर आते हैं, जबकि MI टाइप AC/DC दोनों पर काम में ले सकते हैं। और PMMC मीटर जो होते हैं उसमें परमानेंट मैग्नेट किसकी बनी होती है तो एल्निको और एल्कोनेक्स नाम की मिश्र धातुओं से होती है। और आगे सवाल पूछा कि हमें एक मोटर चूज करनी है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, किस पर विचार हमें नहीं करना होगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ना, तो इनमें मोटर एक नियत गति से चलती है, हमें मोटर की गति कभी कम ज़्यादा नहीं करनी होती है, इसलिए स्पीड कंट्रोल पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि DC मोटर किसके लिए अपन प्रीफेर करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे। तो देखो इसमें मैं आपको D ऑप्शन के साथ लेकर जाना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक एक्सीवेटर में भी होती है, स्टील मिल में भी होती है और क्रेन में भी होती है। यहाँ पर अपन DC मोटरों को वरीयता देते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण। और जंक्शन बॉक्स की गहराई पूछिए कि वो छत में कम से कम कितना गहरा होना चाहिए तो 60 mm का है, इसका स्टैंडर्ड है, याद रखना। ठीक है, बस दोस्तों कुल मिलाकर के ये इतने ही थे इसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड। क्वेश्चन पसंद आए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर करना। ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।